दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हिंदी प्रश्नोत्तरी का भाग 14 है। इसके पहले हिंदी प्रैक्टिस सेट के 13 भाग बन चुके हैं। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही चुने हुए प्रश्नों का संग्रह है। अगर आपने उन 13 भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। और आज ये 14वां भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को एक एक करके देखते हैं। तो ये भाग 14 है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? सूरदास ने जो भी कुछ लिखा है, पद लिखा है, वो किस भाव से लिखा है? कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है तो किस भाव से लिखा है? क्या दास भाव से लिखा है, सखा भाव से लिखा है, पति भाव से लिखा है या स्वामी भाव से लिखा है? ये आपको देखना है। तो इसमें जो है सूरदास की जो भक्ति है, वो भक्ति जो है दास भाव की नहीं है। हमको पता है आप यही सही करने वाले हैं। तो जो है ये दास भाव की भक्ति नहीं है सूरदास की, शायद तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है। और यहाँ अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, सखा भाव की। जी हाँ, सूरदास की भक्ति जो है वो सखा भाव की है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन संधि को लेकर है। पूछा गया है, नमस्ते शब्द का सही से संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, जहाँ पर भी आधा छोटा सा मिल जाए, आधा बड़ा सा मिल जाए, आधा खष्टी सा मिल जाए, तो वहाँ पर एक ट्रिक है, एक आइडिया है हमारा। वहाँ पर आप जो है एक काम करिए, इस छोटा सा के स्थान पे या बड़ा सा के स्थान पे या खष्टी सा के स्थान पे विसर्ग किसे कहते हैं? जो बिंदु लगता है शब्द के बाद, जैसे अतः में ता के आगे 2 बिंदु लगता है, इसी को विसर्ग कहते हैं। तो एक काम करिए आप, जहाँ पर भी आपको छोटा सा, बड़ा सा या फिर खष्टी सा आधा मिले, उसी के स्थान पे आप ये विसर्ग लगा दीजिए और उसी के आगे फिर तुरंत प्लस लगा दीजिए। जो बचा हो शब्द का भाग आगे लिख दीजिए और जो पहले का भाग हो उसको यहाँ लिख दीजिए। तो आपका संधि विच्छेद अगर है ऑप्शन में तो वो सही है, आपका श्योर है वो सही होगा। जैसे मान लो हमको नमस्ते शब्द में नम के बाद, जी हाँ, ना माँ के बाद छोटा आधा सा मिल रहा है तो उसके आगे हम विसर्ग लगा देते हैं। तो नमः, देखिए एक शब्द भी बन गया। उसके आगे हम प्लस लगाते हैं और जो बचा है ते, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो नमः धन ते, आपका देखिए ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। तो आज से एक आइडिया, एक सब नियम भूल जाइए, संधि को भूल जाइए, सब कुछ आप भूले हों, कुछ भी आपको याद ना हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कहीं बीच में आपको आधा छोटा सा, आधा बड़ा सा, आधा खष्टी सा मिले, तो उसके स्थान पे आप तुरंत क्या बना दो? विसर्ग बना दो और उसी विसर्ग के आगे क्या लगा दो? प्लस लगा दो। अब उस सा के आगे जो शब्द है, उसको लिख दीजिए और उसके आगे जो है उसको प्लस के बाद आप लिख दीजिए। जैसे आधा सा के स्थान पे आपने विसर्ग बनाया, आधा सा के पहले नम है तो नम को यहाँ लिख दिया आपने, प्लस लगाने के बाद ते है उधर तो ते को आपने लिख दिया। देखिए आपका सही सही संधि विच्छेद हो गया। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है आपका, साहित्य से रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या था? रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या था? तो उनका मुख्य विषय जो था वो नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण। यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है आपका भक्तिकाल, जिसे स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है और पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में आप जानते हैं आधुनिक काल आता है, जिसको गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे यहाँ रीतिकाल के बारे में। भक्तिकाल में आप जानते हैं भक्ति जो है वो चरम सीमा पर थी, लेकिन उसके बाद कवियों का वो हाल हो गया था कि वो उस समय के राजाओं के एकदम दास बन के रह गए थे और वो राजा उनके आश्रयदाता होते थे। तो करते क्या थे, रीतकाल के कवि
जो भी कुछ कविताओं में लिखते थे उनका ध्यान इसी तरफ रहता था कि हमारे राजा को इससे आनंद मिले, हमारे राजा को इससे आनंद मिलेगा तो हमको पुरस्कार मिलेगा और हमको उनका संरक्षण मिलेगा। तो ऐसी परंपरा हो गई थी रीतकाल में। तो आप जानते हैं कि नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण करेंगे, वर्णन करेंगे तो राजा को उसको पढ़ने में, उसको सुनने में आनंद आएगा। अर्थात उस समय का जो विषय था वो मुख्य विषय नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन ही था। अर्थात इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, और हाँ, चौथे क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में एक वाक्य दिया गया है, और वो वाक्य जो है अशुद्ध है। जी हाँ, वो वाक्य जो है वो अशुद्ध है। सॉरी, ये बार बार हो जा रहा है। वो वाक्य जो है वो अशुद्ध है। वाक्य जो है वो अशुद्ध है। जी हाँ, वो वाक्य अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है ये आपको देखना है। वाक्य है मित्रों को काट कर केक खिलाओ। मित्रों को काट कर केक खिलाओ। यहाँ क्या गलत है? तो मित्रों को काट कर नहीं बल्कि केक को काट कर खिलाया जाता है। मित्रों को काट कर केक को नहीं खिलाया जाता है। ये वाक्य गलत है। अब आपको देखना है इसमें किस प्रकार की गलती है। वचन संबंधी गलती है, लिंग संबंधी गलती है, पद क्रम संबंधी गलती है, या फिर संज्ञा संबंधी गलती है। किस प्रकार की गलती है हमारे बताने से पहले इसका एक ऑप्शन आप जरूर चुनिए। ठीक है, तो आपने चुन लिया होगा। इसका जो गलती है इसमें वो पद क्रम संबंधी गलती है। पदों का, शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसमें कुछ शब्द को पहले, कुछ शब्द को बाद में होना चाहिए। इसे होना चाहिए था मित्रों को केक उसके बाद काट कर तब खिलाओ, तो काट कर बाद में होना चाहिए था, केक पहले होना चाहिए था। ये पदक्रम संबंधी गलती है, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। तो ये रहा पाँचवां क्वेश्चन। जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा जो है असंख्य, है ना। कोई चीज़ जब असंख्य होती है तभी उसको हम लोग उसकी गणना नहीं कर पाते हैं। एक गणीय, नगण्य, अधिगणीय ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, असंख्य एक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन है आपका, अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए छोटा आ ऐसा अक्षर है, छोटा आ को जिस भी शब्द के पहले लगा दीजिए तो वो उस शब्द का जो है अर्थ बदल देता है, उसका विलोम बना देता है, विपरीतार्थी बना। जैसे धर्म है, छोटा आ लगा दीजिए अधर्म हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा बनाने के लिए आ को काट दीजिए तो धर्म इसका उल्टा बन जाएगा। इसी प्रकार अक्षर का उल्टा बनाने के लिए आ को काट दीजिए, क्षर बचेगा, वही उसका उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा छठवें क्वेश्चन का? तो छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसकी चाह हो, इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के भाव को व्यक्त करने के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह वस्तु जिसकी चाह हो, तो क्या अभिलाषित होगा या इच्छित होगा? दोनों में से क्या होगा आप जरूर चुनें। तो दोनों में से जो सही होगा वो होगा इच्छित। जी हाँ, इच्छित होगा। वह वस्तु जिसकी चाह हो उसे इच्छित कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें काला जो शब्द है आप देख पा रहे होंगे, पुस्तक है। अर्थात दिए गए वाक्य में काले शब्द के कारक के संदर्भ में, तो कारक बताना है पुस्तक का। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात यहाँ को जो है विभक्ति है जो कि शून्य के रूप में प्रयुक्त हुई है, यहीं पर को होना चाहिए। राम ने पुस्तक को पढ़ी या राम ने पुस्तक पढ़ी, तो विभक्ति के पहले वाला शब्द ही कारक होता है। जैसे यहाँ ने मिल रहा है, ने कर्ता कारक विभक्ति है, तो ने के पहले जो शब्द होगा वो कर्ता कारक होगा, वो कर्ता होगा। तो जानते हैं राम जो है पढ़ने का काम कर रहा है, राम करता है। इसी प्रकार पुस्तक के बाद को होना चाहिए था जो कि छुपा हुआ है। को के पहले पुस्तक है तो पुस्तक में कौन कारक हो? को कर्म कारक विभक्ति है, तो पुस्तक में कौन सा कारक हो जाएगा? पुस्तक में कर्म कारक हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है, शायद आज आपका काम हो जाए। यह कैसा वाक्य है? तो बहुत ही आसान है। ये कैसा वाक्य है? तो ये संदेहवाचक वाक्य है। जी हाँ, संदेहवाचक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
और देखते हैं इस श्रृंखला का अब अंतिम क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वेद आर्यों के, जी हाँ, वेद आर्यों के क्या आदि ग्रंथ थे? आदि ग्रंथ थे। आदि अनादि बहुत ही आसान है, तो इसमें आपका एक शब्द शुद्ध है, वो क्या? आदि। आदि माने शुरुआत होता है, आदि का विलोम क्या होता है? तो आदि का विलोम अंत होता है। आदि अंत एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पर जो फिल होगा वो आदि होगा। वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं। तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन मित्रों। तो आपका सहयोग चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फिर एक नए वीडियो में, फिर नए प्रश्नों के साथ। तो परीक्षा तक इस प्रकार आपके पास ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला हो जाएगी। परीक्षा में आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, और हो सके तो इस एक सेट को 2 बार ज़रूर देखिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए, तो मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ आपसे। इस प्रैक्टिस सेट से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।